हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पिछले वर्षों में कई वर्षों में बार बार रिपीट हुआ है। और ये सवाल आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चूँकि आपको पता है कि आपको 100 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव मिलता है, जिसमें से आपको 50 सवाल सॉल्व करने होते हैं। और इसमें से जो एसएसटी के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी टाइम बचाते हैं और वन लाइनर फॉर्मेट में होते हैं। तो आप इसको जितना प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ही बेहतर होगा और उतनी आसानी से आप इसमें जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस ऑब्जेक्टिव के क्लास को। और क्लास देखने के बाद आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और आप अपने जो सवाल हैं वो जरूर कमेंट में करिएगा कि आपको आगे कौन से चैप्टर के चाहिए। तो इसमें हम इतिहास के जो सोशल साइंस के इतिहास होता है सब्जेक्ट, उसके हम पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद में, है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं और यूरोप में राष्ट्रवाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं और अधिकतम मात्रा में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को हम आज क्लियर करने वाले हैं, जिसमें लगभग 50 से 55 सवाल होने वाले हैं। और यही सवाल आपके यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से जब भी आपको सवाल आएगा तो इन्हीं 55 सवाल में से घूम फिर के आएगा। सभी सवाल के आगे आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है डेट। इसका मतलब है कि 2024 में जो है फर्स्ट शिफ्ट में सवाल पूछा गया है, ये इनकी जानकारी दे रही हैं। तो सब सवाल जो है आपको किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी साल 10th के एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला सवाल है उस सवाल को हम देखते हैं। तो पहला हमारा सवाल है, इस तरीके से आप देखेंगे, आप भी अपना जो है आंसर देते रहिएगा। तो पहला सवाल हमारा कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, यानी प्रथम जेनेवा जो अधिवेशन है, कन्वेंशन दिखा रहा है, वो कब हुआ था। तो ये था 1864 ईस्वी में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1864 ईस्वी। दूसरा है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा 1871, ऑप्शन नंबर बी। लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये फ्रांस के जो है शासक थे। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यानी यूरोपीय सभ्यता का जो पालन करना होता है उसे किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमारा सवाल है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था, यानी बोहेमिया जो है देश का नाम है, वो किस देश के अधीन में था, यानी किस देश के गिरफ्त में था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसी तरीके से 5 सवाल के बाद अब छठे सवाल पे चलते हैं। तो हमारा छठा सवाल आप जैसे अभी देख रहे हैं साइड में, इसका मतलब है कि 2024 में ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ये भी 2024 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। 2024 में सेकंड शिफ्ट के ये सवाल, ये तो देख रहे हैं आप लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये सवाल को आपको करने का काफ़ी आपको जो है ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए छठा सवाल को हम देखते हैं। सवाल नंबर है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था, यानी कुछ जो देश से थे वो एक मित्र का गुट बनाया हुआ था, ग्रुप। उस ग्रुप में जो कौन से मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इन सभी में जर्मनी जो है आपको इस गुट में शामिल नहीं था। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना, तो 1871 में जर्मनी का सम्राट बना कौन, विलियम प्रथम। सार्डिनिया का राजा कौन था, तो सार्डिनिया का राजा जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, विक्टर इमैनुएल। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, इटली का एकीकरण जब आप पढ़िएगा तो उसमें एक 5 नंबर का सवाल भी आता है। तो इटली का एकीकरण काफी महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 9वां नंबर है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, तो इटली का एकीकरण हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, न मेजनी था, न काबूल था, न गैरीबाल्दी था, इनमें से कोई भी नहीं थे। तो अब 10वें सवाल पे हम चलते हैं। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी, लुई 16वें को फांसी दी गई थी 1793 ईस्वी में। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, तो वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी मेटरनिख ने। ठीक है, उसके बाद निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉसने सम्मेलन में।
देखिए हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसमें जो है आप क्या ही मतलब इसका डिटेल जानिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिव में आपको ये चीज़ों को याद रखना। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो अमेरिका में न्यू डील लागू किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ठीक है। उस तरह से 14वां सवाल हमारा आ जाएगा कि हीगल किस देश का दार्शनिक था? हीगल जो है वो एक आदमी था, वो किस देश का दार्शनिक था, है ना, दर्शन करने वाला, तो वो जर्मनी के थे, ठीक है। तो 14 सवाल हो गया। उसके बाद हम चलते हैं हमारे 15वें सवाल पर। 15 सवाल आ रहा है हमारा, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। सिकंदर कहाँ का निवासी था? ये सभी लोग को पता होगा कि यूनान का जो है निवासी था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। उसके बाद हमारा 18वां सवाल क्या कहता है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यानी जेना विश्वविद्यालय जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र माना जाता है वो कहाँ है? तो इनका आंसर हो जाएगा भी जर्मनी। कोसुत का संबंध किस देश से है? कोसुत का संबंध किससे हो जाएगा? हंगरी से। देख रहे हैं आप, यहाँ देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस एग्जाम में पूछे गए हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी इटली और जर्मनी जो है किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश है, इसमें इटली और जर्मनी राज्य देश है। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बोर्बो वंश के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सवाल 22वां नंबर हम देखते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध हमारा किससे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? यानी इटली और जर्मनी करके एकीकरण जो करने वाले थे उसके विरुद्ध में कौन था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से जो है आपका नाविक था। देखिए ये कितनी बार में, 12वां, 14 और 19, 3 बार आपको 3 साल लगातार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2014 में, 2016 में, 2022 में, 2023 में, है ना। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। 26 सवाल हो गए। अब हम चलते हैं अपने 27वें सवाल की तरफ। 27वें सवाल की तरफ हम चलते हैं। ये रहा हमारा सवाल, जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो जालबेरिन हमारी कैसी संस्था थी? तो आप लोग भी बीच बीच में जो है आंसर देते रहिएगा। तो जालबेरिन हमारी जीत हुई, वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? देख रहे हैं आप कितने कितने सवाल जो है, कितने ये एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो ये बार बार रिपीटेड सवाल हुआ है। तो रक्त और लौ का जो नीति का अवलंबन था वो किसने किया था? तो ये किया था बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये यूनान वालों के लिए, ठीक है। इसके बाद 31 में नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। उसके बाद चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, यानी किस ईस्वी में किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1832 में। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीगेल। 35 में है आपका, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो ये 1829 में हुई थी। उसके बाद 36वां नंबर है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के, 1829 में हुआ था, लेकिन किन किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो ये हो जाएगा तुर्की और रूस के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम 37 से देखते हैं सवाल, सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो सेडान का युद्ध आपको जो है बार बार सवाल पूछता है, तो ये फ्रांस और प्रासा के बीच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया। उसके बाद पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। सन 1857 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था युद्ध?
तो ये हुआ था सेडान में, जिसको सेडान का युद्ध कहा जाता है। इसके बाद किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, यानी किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो है कंप्लीट हो गया, तो ये सेडान युद्ध ही था जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो यंग यूरोप का संस्थापक जो था वो था हमारा मेजनी। मेजनी ने यंग यूरोप का संस्थापक था और उनका स्थापना किया था। 33 में यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तुर्की को यूरोप का जो है मरीज कहा जाता है। वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो जर्मनी का जो वास्तुकार था वो बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, यानी इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है, तो मेजनी का था, काबुल का था, गैरीबाल्डी था, बिस्मार्क का एकीकरण में कोई नहीं था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो इसमें आंसर हो जाएगा 47 का, कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र का। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, यानी जर्मनी के एकीकरण जब हुआ था उसके लिए कौन उत्तरदायी था, तो वो बिस्मार्क भाई साहब थे, जिनके वजह से जर्मनी का एकीकरण हो पाया। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो 1871 में आपको जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था, तो किसने योगदान किया था, तो गैरीबाल्डी तो था ही आपका, है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। गैरीबाल्डी था, मेजनी भी था, जैसा कि आपने पिछले बार सवाल में देखा, इमैनुअल ऑप्शन में नहीं था, लेकिन ये 3 लोग थे। तो यदि आपको आंसर नहीं भी पता हो, इमैनुअल के बारे में नहीं भी पता, तो ऑप्शन नंबर डी आप आराम से टिक कर पाएंगे। उसके बाद 51 नंबर सवाल है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवन जो था हमारा, वो कहाँ का निवासी था, तो ये था ये ब्रिटेन का। तो इस तरीके से आपके पास में यूरोप के राष्ट्रवाद से जो बहुत महत्वपूर्ण सवालें हो सकती हैं, वो कुल मैंने 51 सवालों को कराया। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक करिएगा, और इस तरीके के और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। आपके एग्जामिनेशन तक मैं इतने सारे आपको ऑब्जेक्टिव सवाल करा दूंगा। साथ ही साथ आप कमेंट करेंगे तो हम सब्जेक्टिव सवालों पर भी वर्क करेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो में कमेंट करके ये भी बताएंगे हमें कि वीडियो कैसा लगा, और इससे संबंधित और भी सब्जेक्ट जैसे मैथ, साइंस, सभी विषयों के जो है आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइम पे मैं लाते रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो पर आप अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा, ताकि आपको पता है कि 50 मार्क्स लाना बहुत ही ईजी मार्क्स है, ईजी काम है। तो ऐसे और भी ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।